हम एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत पहले देख चुके हैं। उसमें हमने देखा कैसे अलाउद्दीन के राज में अपना मोस्ट मतलब अपना गुजरात मालवा और ये ईस्ट राजस्थान इसके इलाके को सबड्यू कर लिया जाता है और डेक्कन एंड साउथ के इलाके तक भी वो रेड कर देते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कैप्चर ऑफ गुजरात, फिर कैप्चर ऑफ राजस्थान हमने देखा। अब हम देखने वाले हैं डेक्कन एंड साउथ इंडिया। राजस्थान के कंप्लीट सब्जुगेशन से पहले ही ना जो अपना अलाउद्दीन था उसने कनकर किया मालवा को एंड ब्रॉट इट अंडर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। 306 306 307 में क्या अलाउद्दीन ने दो कैंपेन करे। एक तो राय किरण के खिलाफ किया, ठीक है, वो जो गुजरात का राजा था ना जो साउथ गुजरात में जाके अब बस गया था, उसके खिलाफ। तो ये बगलाना साउथ राजस्थान में एक जगह है, मालवा के से इसका लगता हुआ बॉर्डर है। ठीक है, इसको जो यादवों का राजा था उन्होंने मदद करी थी दियोगिरी में। ठीक है, रामचंद्र ने मदद करी थी। तो ये बगलाना में ये अभी भी था। इसने लड़ाई लड़ी इस बार, पर रेजिस्ट नहीं कर पाया ज़्यादा टाइम तक। दूसरी लड़ाई अपना लड़ी अलाउद्दीन ने रामचंद्र के खिलाफ दियोगिर में। ही वॉज फोर्स टू सरेंडर बाय मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर को भेजा था अपना अलाउद्दीन ने, और रायचंद्र को राय रामचंद्र को उसने फोर्स कर दिया सरेंडर करने के लिए। ही वॉज ऑनरेबली ट्रीटेड और उसको जो डोमिनियंस थी ना उसको रिस्टोर कर दी गई और इसको टाइटल दिया राय किरण का। ठीक है, राय रामचंद्र को राय राय रयान का टाइटल दिया गया। 1 लाख टंकाज के गिफ्ट, एक गोल्डन कलर्ड कैनोपी, ठीक है, दैट इज सिंबल ऑफ रूलरशिप, और अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये गिफ्ट्स दिए गए। और एक डॉटर जो थी वो अलाउद्दीन से शादी करवा दी गई उसकी। ठीक है, ये गिफ्ट दिए राय रामचंद्र ने। अब अलाइन जो था राय रामचंद्र के साथ ना वो बहुत ही अलाउद्दीन के लिए साथ फायदेमंद रहा। डेक्कन में आगे एक्सपेंड करने के लिए ना वो फायदेमंद रहा। अब 311 में क्या आता है, 6 से 7, फिर 1 साल बीच में छोड़ के 9 से 11। अब मालिक मलिक कफूर ना 2 कैंपेन लीड करता है साउथ इंडिया में, जो रिफ्लेक्ट करता है कि अब अलाउद्दीन के अंदर कितनी बोल्डनेस आ चुकी थी, दिल्ली सल्तनत के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना था और स्पिरिट ऑफ एडवेंचर कितना था। पहला कैंपेन करा उन्होंने वरंगल पे जो तेलंगाना में है। दूसरा कैंपेन करा उन्हें ने समुद्र कर्नाटका में, माबार और मदुरई तमिलनाडु के रीजन में। ठीक है, पहला वरंगल, फिर द्वार समुद्र माबार मदुरई, द्वार मबार मदुरई। अब जो इम्पैक्ट ऑफ दीज कैंपेन्स हुआ क्या। पहला तो जो मुस्लिम आर्मी थी ना वो पहली बार एज फार एज साउथ में पहली बार गई थी। उन्होंने वहाँ की से अनटोल्ड वेल्थ लाई। ठीक है, और एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लाई साउथ के बारे में। उन्होंने ये देखा कि साउथ में भी एक मुस्लिम मर्चेंट्स की कॉलोनी माबार एरिया में इस्टेब्लिश्ड है। कफूर जो था ना मलिक कफूर, वो ग्रेटली रोज इन प्रोमिनेंस, मतलब सक्सेसफुल कैंपेन्स करे दियोगिर के अराउंड, इस दियोगिर में और यहाँ पे साउथ में। तो मलिक कफूर की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई। अलाउद्दीन ने उसे मलिक नाइब और वाइस रीजेंट एम्पायर का घोषित कर दिया। पॉलिटिकली जो इफेक्ट्स थे वो लिमिटेड ही रहे, पर कफूर जो थे एबल टू फोर्स रूलर्स ऑफ वरंगल एंड द्वार समुद्र टू सरेंडर ऑल ट्रेजर्स, और एक एनुअल ट्रिब्यूट प्रॉमिस करवाने में उसने कर दिया। बट उससे ज़्यादा साउथ में ना माबार के इलाके में तो वो इतना भी नहीं कर पाया, कोई फॉर्मल एग्रीमेंट कोई साइन कर ही नहीं पाया, क्योंकि वहाँ के रूलर्स ने जो थी लड़ाई को रेजिस्ट किया। तो वो बस रेड्स करी, लूटपाट करी और वापस आ गए। ठीक है, तो इसलिए पॉलिटिकल इफेक्ट्स तो उसके लिमिटेड ही रहे। विद इन 15 ईयर ऑफ अलाउद्दीन डेथ, जैसे अब अलाउद्दीन मरेगा ना उसके 15 साल के अंदर ही जो सदर्न किंगडम्स थे जो अभी वाइप आउट हुए थे, ठीक है, जो अभी हमने देखे जिनमें रेड्स हुई थी, वो वाइप आउट हो गए और टेरिटरीज डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ गए दिल्ली के। 15 साल के अंदर ही ये सब हुआ। 315 में क्या होता है, राय रामचंद्र की डेथ हो गई, तो उसके जो बेटे थे उन्होंने दिल्ली का योक उठा के फेंक दिया। मलिक कपूर वापस भागा दियोगिर की तरफ और उसने रिबेलियन को क्रश किया और वहाँ पे डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का। अब देखते हैं
गियासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन के बाद गियासुद्दीन तुगलक आता है 320 से 24। उसमें क्या हुआ, एक सस्टेन्ड फॉरवर्ड पॉलिसी गियासुद्दीन तुगलक ने अपनाई, और जो उसका बेटा था ना मोहम्मद बिन तुगलक, वो दियोगीर में उसने इस्टेब्लिश कर दिया। तुगलक दियोगीर में इस्टेब्लिश हो गया। बाद में वो कैपिटल भी वहीं शिफ्ट करता है ना, क्योंकि वो पोस्ट करा गया था उसके पापा के द्वारा दियोगीर में। ऑन एक्सक्यूज दैट रूलर ऑफ द वरंगल हैज़ नॉट पेड ट्रिब्यूट, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने वरंगल को बीसीज कर लिया। एंड अगेन नो क्वार्टर वॉज गिवन टू राय, ठीक है, मतलब वरंगल अगेन बीसीज हुआ, ठीक है, एंड नो क्वार्टर वॉज गिवन टू राय। कनकेस्ट ऑफ द माबार होती है, वो भी एनेक्स कर लिया गया। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने उड़ीसा को रेड किया, ठीक है, और वहाँ से दिल्ली के लिए रिच प्लंडर भी लेके आया। नेक्स्ट ईयर फिर उसने सबड्यू कर लिया बंगाल को, ठीक है, जो सिंस बलबन की डेथ के बाद हमने देखा था कि उसका वहाँ पे बेटा स्टैब्लिश हो गया था, ठीक है। तो बलबन की डेथ के बाद वो बाहर था 40 सालों तक के लिए ना, तो वो भी बंगाल भी सबड्यू कर लिया, ठीक है। तो दियोगीर, वरंगल, माबार, उड़ीसा, बंगाल हर जगह तो पहुंच चुके थे अब दिल्ली सल्तनत। दस 300 बाय 324 ना, जो दिल्ली सल्तनत है वो मदुरई तक पहुंच गई थी। 324 में ही मदुरई तक पहुंच गई थी। लास्ट हिंदू प्रिंसिपैलिटी जो थी ना एरिया में, वो काम्पिली थी, साउथ कर्नाटका में काम्पिली थी, उसे भी 328 में अनेक्स कर लिया गया। अब देखते हैं जो सडन एक्सपेंशन हुआ है ना दिल्ली सल्तनत का टू फार साउथ एंड ईस्ट, उससे क्या हुआ, जिसमें उड़ीसा भी आता था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई जो मोहम्मद बिन तुगलक ने फेस करी, ठीक है। अब देखते हैं इंटरनल रिफॉर्म्स एंड एक्सपेरिमेंट्स कुछ कुछ करे गए जिसके कारण ये सब पॉसिबल हो पाया। तो अलाउद बाय टाइम ऑफ अलाउद्दीन ना, जो दिल्ली सल्तनत थी वो फेयरली कंसोलिडेट हो गई थी, वेल कंसोलिडेट हो गई थी अपर गंगा वैली में और ईस्टर्न राजस्थान में। इसने क्या करा, सुल्तान को मतलब इम्बोल्डन सुल्तान अंडरटेक इंटरनल रिफॉर्म्स, जैसे कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया, आर्मी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर कल्टीवेशन को एक्सपेंड करना, ये सब काम अपने अलाउद्दीन ने करे। सबसे जो बड़ा काम था उसका था मार्केट कंट्रोल ऑफ अलाउद्दीन। अलाउद्दीन पद्मावत पिक्चर में कौन बना था, रणवीर सिंह बना था, तो इसको रणवीर सिंह की तरह ही देखो। तो जो अपना अलाउद्दीन था ना, उसने मार्केट कंट्रोल किया। कैसे करा, उसने लगभग हर कमोडिटी के ना, जैसे कि फूड ग्रेन, शुगर, कुकिंग ऑयल, निडल टू अ निडल, इन सब कमोडिटीज़ के दाम जो थे वो फिक्स कर दिए। कॉस्टली इंपोर्टेड क्लोथ के भी दाम फिक्स, हॉर्सेस के भी, कैटल के भी, स्लेव बॉयज़ गर्ल्स सबके दाम फिक्स थे, ठीक है। तो प्रॉफिटियरिंग को कम करने की कोशिश करी। उसने 3 मार्केट सेटअप करी दिल्ली में, एक थी फूड ग्रेन के लिए, दूसरी कॉस्टली क्लोथ के लिए, तीसरी हॉर्सेस, स्लेव एंड कैटल्स के लिए, ठीक है। फूड ग्रेन तो ये सबको इम्पोर्टेंट है, कॉस्टली क्लोथ रॉयल लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और हॉर्सेस, स्लेव एंड कैटल, हॉर्सेस, स्लेव एंड कैटल ये आर्मी वगैरह के लिए इम्पोर्टेंट है। ईच मार्केट जो थी ना, वो एक हाई ऑफिसर के अंडर थी जिसे शहना कहते थे, शहना, शहना, ठीक है, अलाउद्दीन का शहना। तो ये क्या करता था, ये एक मेंटेन करता, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा मर्चेंट्स का, ठीक है, और कंट्रोल करेगा स्ट्रिक्टली ना प्राइजेस को, शॉपकीपर्स को, शहना ये सब काम करेगा। फिक्स्ड प्राइसेस थे स्पेशली फूड ग्रेन्स के, क्योंकि ये आर्मी और सिटीजनरी दोनों को सपोर्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट है। मंगोल का इन्वेजन हुआ, इसके कारण लार्ज आर्मी की ज़रूरत थी, मंगोल का थ्रेट तो था ही, ठीक है, और ये केवल पॉसिबल हो सकता था अगर फूड ग्रेन्स के दाम चीप हो। अब हार्श पनिशमेंट दी जाती थी, किसको, शॉपकीपर्स को, अगर वो जितना अलाउड रेट है उससे ज़्यादा पे बेचे या फॉल्स वेट यूज़ करे। बरानी ने तो यहाँ तक भी कहा कि प्राइसेस जो थे ना, वो नॉट अलाउड टू बी इंक्रीज बाय दाम और पैसा, फेमाइंस के टाइम में भी, ठीक है, तो समझ रहे हो। अब जो कंट्रोल ऑफ द प्राइस ऑफ हॉर्सेस थे वो सुल्तान के लिए इम्पोर्टेंट है ऑफ कोर्स। जो हॉर्सेस सप्लाई थी वो गुजरात के कंकेस्ट के बाद इम्प्रूव हो गई थी।
जो प्राइसेस ऑफ कैटल स्लेव थे वो भी स्ट्रिक्टली रेगुलेट होते थे। जो अदर गुड्स है ना, जैसे कि कॉस्टली क्लोथ, परफ्यूम्स एक्सेट्रा, वो सुल्तान को लिए इम्पोर्टेंट तो नहीं थे, बट फिर भी वो कंट्रोल करे जाते थे। क्यों? क्योंकि अगर एक सेक्टर में प्राइसेस बहुत हाई राइज जाए ना, तो उसका इफेक्ट दूसरे सेक्टर्स पे पड़ेगा ही। मुल्तानी ट्रेडर्स जो थे वो गिवन लार्ज सम्स ऑफ मनी फॉर ब्रिंगिंग फाइन क्वालिटी क्लोथ टू दिल्ली फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो दिल्ली जो थी ना, एक बिगेस्ट मार्केट बन गई। अगर कहीं बढ़िया कपड़ा, जैसे अभी कहीं बड़ा बढ़िया कपड़ा लेना है शादी का, तो चांदनी चौक पहुंच जाते हैं। ऐसी जो दिल्ली थी ना, वो बिगेस्ट मार्केट बन गई फाइन क्लोथ्स की, जहाँ पे फिक्स्ड रेट में क्लोथ्स मिल रहे हैं। जो ट्रेडर्स थे वो दिल्ली में आने लगे कपड़े खरीदने के लिए, ताकि वो एल्सवेयर उसे प्रॉफिट में बिक पाए। ठीक है, तो अब एगेरियन रिफॉर्म्स भी अलाउद्दीन ने कुछ कुछ लिए। ठीक है, जैसे कि जो दोआब का एरिया था ना, अब दोआब के, हमने पहले देखा था वो अवध के एरिया का ही गवर्नर था पहले। ठीक है, तो अलाउद्दीन, अब लैंड रेवेन्यू इन दोआब का जो एरिया था ना, मेरठ नियर यमुना से, जो करा नियर इलाहाबाद, बॉर्डर ऑफ करा नियर इलाहाबाद, मेरठ से इलाहाबाद जो एरिया था ना, उसमें अब जो लैंड रेवेन्यू पी होगा वो डायरेक्टली स्टेट को पी होगा, कोई इक्ता असाइन नहीं करा जाएगा। इन दोआब जो लैंड रेवेन्यू है वो लैंड रेवेन्यू भी असेस्ड ऑन बेसिस ऑफ मीजरिंग लैंड अंडर कल्टीवेशन। जितना लैंड कल्टीवेट है उतने लैंड का ही लैंड रेवेन्यू देना है। फिर दूसरी चीज़ कि भाई अब डायरेक्टली स्टेट को पे करा जाएगा। जो रिच और पावरफुल थे ना विलेजेस में विद मोर लैंड, अब वो पास ऑन नहीं कर सकते जो पुअर पे ना बर्डन, क्योंकि अब कोई इक्ता साइन नहीं हो रहा। अब डायरेक्टली जो है स्टेट को पैसे देना है, तो अब वो बर्डन पास ऑन नहीं कर सकते। जो स्टेट ने वेयर हाउसेस सेटअप करे, स्टॉक ग्रेन सेटअप करे फेमाइंस और शॉर्टफॉल्स के लिए। जो लैंड रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा था, 50%, मतलब आधी कमाई तुम्हें अपनी सरकार को देनी है। पीजेंट जो जनरली ऑब्लाइज टू पे इन कैश, और वो भी कैश में देनी है। पीजेंट्स फोर्स टू सेल फूड ग्रेन्स एट लो प्राइस इन टू बंजाराज। ठीक है, दे कैरी इट टू टाउन एंड सेल एट फिक्स प्राइस। तो ये सब चीज़ें थी। फिक्स 50% तक आपको रेवेन्यू देना है, फूड प्रोड्यूस, आपका टैक्स लगेगा और कैश में पे करना है। ठीक है, तो टू इंश्योर नो होर्डिंग, सभी बंजारास को रजिस्टर करा गया था। एंड शहना जो हमने देखा था ना, हर मार्केट का एक रेगुलेटर, तो ऑल बंजारास रजिस्टर्ड देयर एजेंट्स एंड फैमिलीज हेल्ड कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल अगर कोई भी वायलेशन हुई। अब जो खूट्स और मुकद्दम्स थे, ये लैंडलॉर्ड्स होते थे। ठीक है, खूट्स और मुकद्दम्स बहुत पावरफुल होते थे उस एरिया में। पे सेम टैक्सेस एज अदर्स। ठीक है, दस दे हैड टू पे टैक्सेस ऑन मिल्क कैटल हाउसेस, हाउस टैक्स देना पड़ता था, कैटल टैक्स देना पड़ता था, एंड लाइक अदर्स टैक्स इन्हें भी देने पड़ते थे। एंड फॉरगो अदर इलीगल सेसेस दे रियलाइज्ड, और जो खूट्स और मुकद्दम इलीगल सेसेस लिया करते थे ना पब्लिक से, उनको क्या, उनको फॉरगो कर दिया गया। तो ठीक, खूट्स और मुकद्दम क्यों पसंद करेंगे अलाउद्दीन को? Direct collection of the land revenue based on measurement only succeed if आमिल्स and other local official जो थे वो ऑनेस्ट थे। तो इसीलिए क्या, बहुत सफिशिएंट सैलरीज दी गई ताकि उनके पास डिसऑनेस्टी का कोई कारण ना हो। दूसरा, ऑडिट, स्ट्रिक्ट ऑडिट करा जाने लगा और स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स दी जाने लगी छोटे छोटे डिफॉल्ट्स के लिए, ताकि ताकि इफेक्टिव कंट्रोल बन सके ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, अब इफेक्ट क्या हुआ अलाउद्दीन के रिफॉर्म्स का? ये हुआ कि अलाउद्दीन एक लार्ज आर्मी, एफिशिएंट आर्मी मेंटेन कर पाया, जिसके कारण मंगोल का जो थ्रेट था ना वो इवेड हो सका और मासेकर प्रिवेंट हो सका। हिज लार्ज रेवेन्यू रिफॉर्म्स जो अलाउद्दीन ने लिए ना, उससे क्लोजर रिलेशनशिप बन गया बिटवीन द रूलिंग क्लास एंड द रूरल एरियाज। Some of the measures continued by the successors and later provided a basis for agrarian reforms of शेर शाह एंड अकबर। जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना अपना, उसका मोहम्मद बिन तुगलक जो था, दिल्ली सल्तनत क्लाइमेक्स में पहुंच गई उसके राज के अंदर। ठीक है,
और पर यही क्लाइमेक्स पे पहुंच गई तो बिगनिंग ऑफ अंत का आरंभ भी यही था, बिगनिंग ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी यही था। ही वॉज डीपली रेड इन रिलीजन फिलॉसफी, और उसका एक क्रिटिकल और ओपन माइंड था, ठीक है। उसने वो कन्वर्स करता था मुस्लिम मिस्टिक्स के साथ, हिंदू योगीज के साथ, जैन सेंट्स के साथ, ठीक है। जैन सेंट सच एज जैसे जिन्ना प्रभा सूरी, जिन्ना प्रभा सूरी, जिन्ना प्रभा सूरी, एमबीटी जिन्ना प्रभा, एमबीटी जिन्ना प्रभा। अब ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस इसको रेशनलिस्ट एटीट्यूड कहते थे, ठीक है। गेव हाई ऑफिसेज ऑन मेरिट बेसिस देता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नोबल फैमिली, ठीक है, और नॉट। तो ना तो नोबिलिटी परफॉर्म कर रही है, ना ऑर्थोडॉक्स थियोलॉजियंस परफॉर्म लाइक कर रहे हैं अपने एमबीटी के एटीट्यूड को। फिर इसने क्या हुआ, एक्सेशन के तुरंत बाद ही ना, क्योंकि इसने दियोगिरी में बहुत अपना लाइफ टाइम बिताया था, तो उसने कैपिटल शिफ्ट कर दी दियोगिर में दौलताबाद। उसे लगा था ये नॉर्थ साउथ दोनों मेंटेन कर पाएगा इसके बाद। तो इससे क्या हुआ, सीरियस पॉलिटिकल डिफिकल्टीज हो गई, और कपल ऑफ ईयर्स के बाद ही ना सुल्तान को दियोगिर को अबैंडन करना पड़ गया। क्या हुआ, एक तो दियोगिर के लोगों ने एलियन रूल को रेजिस्ट किया, दूसरा जो सीइंग द कंफ्यूजन जो मुस्लिम नोबल्स थे ना, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करने की कोशिश करी। जो एमबीटी था उसने खुद ही वो प्रोसीड करता था ना उनके खिलाफ। जैसे कि एक रिबेलियन था, उसका ही कजन ने गुरशस्प गुरशस्प गुरशस्प, हमने दो नाम देखा अभी, जिन्ना प्रभा सूरी, गुरशस्प। अब जो थे दिल्ली रिमेन्ड लार्ज एंड पॉपुलस रही, और कोई लार्ज शिफ्ट इन पॉपुलेशन नहीं हुआ। कॉइन्स अभी भी मेंटेन करने जा रहे थे दिल्ली से, सब इंपॉर्टेंट काम दिल्ली में ही चल रहे थे। दिल्ली एक इंपॉर्टेंट मार्केट भी बन गई थी अलाउद्दीन के राज में, ठीक है। बट सुल्तान दियोगिर में था, जो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस था दोनों में, ट्रेवल्ड इन समर। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करा गया, इससे बहुत सारे लोग तो रास्ते में ही मर गए हीट और सिकनेस के कारण, और जो वहाँ पहुंचे वो होमसिक फील कर रहे थे, ठीक है। बट एक फ़ायदा रहा कि जब सुल्तान ने दिल्ली से दियोगिर शिफ्ट करी ना, तो नॉर्थ तो रोड्स वोड्स बिल्ट हो गई, सराइज बिल्ट हो गए, तो इसके कारण दोनों के बीच में नॉर्थ साउथ का कनेक्ट बेटर हो गया। टोकन करेंसी जो थी वो देन सुल्तान ने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी। एक्चुअली में क्या 14वीं सेंचुरी में ना, क्योंकि सेंट्रल एशिया में इतनी डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो इसके कारण सिल्वर की शॉर्टेज हो गई थी। जो कुबली खान था चाइना का, उसने उस कुबली खान की ऑलरेडी ये टोकन, तो हमने तीन नाम देख लिया अभी, जिन्ना प्रभा सूरी, कजन गुरशस्प, और फिर कुबली खान। कुबली खान चाइना में उसकी सक्सेस रही थी टोकन करेंसी के साथ। तो एमबीटी ने भी क्या किया, ब्रॉन्ज कॉइन चालू कर दिए सेम वैल्यू के जितनी सिल्वर टंका की वैल्यू थी ना, सेम वैल्यू के। अब पीपल ने क्या करा, नकली कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। तो जो ब्रॉन्ज अपना ब्रॉन्ज करेंसी थी ना, वो ग्रेटली डीवैल्यू हो गई मार्केट में। तो एमबीटी को वो विड्रॉ करनी पड़ गई ब्रॉन्ज कॉइन, और उसको सिल्वर टंकास के साथ एक्सचेंज करना पड़ गया। बट ग्रेजुअली क्या करा उसने, जो सिल्वर कंटेंट है ना कॉइन्स में वो कम कर दिया। अब क्या होता है, ये जो दो फेल्ड एक्सपेरिमेंट है ना, कैपिटल शिफ्ट और टोकन करेंसी के, इससे प्रेस्टीज को हर्ट हुआ, ठीक है, बहुत सारा पैसा भी वेस्ट हुआ। बट एम्पायर अभी भी बहुत ताकतवर था, जैसा कि इब्न बतूता हमें बताता है कि उसने कोई हार्मफुल इम्पैक्ट्स नहीं देखे इन एक्सपेरिमेंट के ना दिल्ली में। मेजर टू टैकल मंगोल्स उसने क्या क्या लिया, मंगोल का ना स्टडी एक्सपेंशन हो रहा था पंजाब के इलाके में, और असॉल्ट दिल्ली के इलाके में, ठीक है। एमबीटी एमबीटी जो था वॉज एबल टू डिफीट मंगोल्स इन अ बैटल नियर झेलम, ठीक है। झेलम के पास एमबीटी जो सक्सेसफुल हो गया था वो बैटल में हराने में। अब जो आफ्टर कमिंग फ्रॉम द दियोगिर, तो इसीलिए उसने ना एक लार्ज आर्मी बनाने की सोची, ताकि वो गजनी और अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई करे और एक साइंटिफिक फ्रंटियर स्टेब्लिश करे। गजनी और अफगानिस्तान को कब्जे में लेने की उसने कोशिश करी। बट एक साल के बाद ही वो आर्मी डिसबैंड कर दी गई, क्योंकि ऑलरेडी वो टोकन करेंसी के उसमें फेल हो चुका था, ठीक है। मेजर्स टू इम्प्रूव एग्री उसने क्या क्या किए, ये ज़्यादातर मेजर्स ना दोअब एरिया में ही ट्राई हुए। वो अलाउद्दीन की फिलॉसफी में बिलीव नहीं करता था कि हुट्स और मुकद्दम्स को ना ऑर्डिनरी पीजेंट्स की पोजीशन पे ला दो।
जो अलाउद्दीन का स्टेट में शेयर था ना 50% वो मेंटेन रहा। बट अब क्या ओवर असेसमेंट होने लगा और क्रॉप के प्राइजेस को जो थे ना टू कन्वर्ट प्रोड्यूस इनटू कैश वो आर्टिफिशियली फिक्स्ड करने लगे। पता नहीं ग्राउंड पे उसका कुछ इंपॉर्टेंस है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। और ऊपर से एक सीवियर फेमाइन आई जो हाफ अ डजन ऑफ ईयर्स लगभग 6 साल तक के लिए जो चली। इसने सिचुएशंस को और वर्स बना दिया। इससे क्या सीरियस पीजेंट रिबेलियंस हुए। जो पीजेंट्स थे वो गांव छोड़ छोड़ के भागने लगे। मैं एमबीटी उन्हें कैप्चर करता था, पनिश करता था, पर इससे कुछ होने वाला तो खास था नहीं। ठीक है। सेट सेपरेट डिपार्टमेंट उसने दीवानी खोली खोली एक स्टेब्लिश करी, दीवान ई खोली। किस लिए? ताकि वो कल्टीवेशन को ना दोआब एरिया में एक्सटेंड और इम्प्रूव कर सके। दीवाने खोली, उसमें दरवाजे खोल दो दोआब एरिया के, तो इसने दीवाने खोली इस्टेब्लिश करी। एरिया को क्या करा, खोलीज में डिवाइड कर दिया, खोली नहीं डेवलपमेंट ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। और एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जो एक्सटेंड करेगा कल्टीवेशन ना उन उस एरियाज में, पर्टिकुलर एरियाज में। कुछ इतना जैसा ही कुछ सिस्टम है। ठीक है। बट जो भी है, जो ऑफिसर था वो एक्सटेंड करेगा बाय गिविंग लोन्स एंड पनिशिंग पीजेंट फॉर सुपीरियर, पुशिंग पीजेंट फॉर सुपीरियर क्रॉप्स, कि भाई अच्छी क्रॉप्स उगाओ। जो पर जो ऑफिशियल्स अपॉइंट हुए ना वो डिसऑनेस्ट थे, इनएक्सपीरियंस्ड थे और मिस अप्रोप्रिएट कर रहे थे पैसे को ना पर्सनल यूज़ के लिए। तो ये क्या स्कीम फेल हो गई और जो मनी थी वो भी रिकवर नहीं हो सकी। अब हम देखते हैं जो एमबीटी था ना उसकी, एक तो वो हमने देखा कि ओपन ख्यालों वाला था, ना थियोलॉजियन से बन रही है ना अपने नॉवल से बन रही है। तो इसने क्या किया, जो डाइवर्स नॉबिलिटी थे ना जो इसका इलिफेक्ट रहा उसमें कोई कोहेशन या लॉयल्टी वाली फीलिंग नहीं थी। जो चहलगनी तुर्क्स थे उनकी ऑलरेडी डाउनफॉल हो चुका था बलबन के एरिया से और राइज ऑफ खलजीज हो चुका था। तो नोबिलिटी डिफरेंट रेसेस से जो थी इंक्लूडिंग इंडियन कन्वर्ट्स वो भी अब नोबिलिटी का पार्ट बन चुकी थी। जो एमबीटी थे उसने बल्कि नोबिलिटी को और फर्दर एक्सपेंड किया और हाई ऑफिसेस भी दिए उन्हें। इवन जो फॉरेनर्स थे ना उनको भी, या नॉन हाई फैमिली बॉन्ड्स उनको भी हाई ऑफिसेस पकड़ा दिया। और दूसरा जो टेम्परामेंट है ना सुल्तान का वो हॉट एंड हिस्ट्री टेम्परामेंट था। जल्दबाजी में डिसीजन लेते थे, गुस्से में, बट और एक्सट्रीम पनिशमेंट दे देते थे। अब देखते हैं तो क्लाइमैक्स तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ही पहुंच गया। बट जो डिक्लाइन एंड डिसइंटीग्रेशन होता है ना वो फिरोज शाह तुगलक और उसके सक्सेसर्स के टाइम में हुआ। क्या होता है, जो एमबीटी था ना उसने रिबेलियंस फेस करी एक के बाद एक। बंगाल में हुई, पहले ईस्ट में हुई, फिर साउथ में हुई, वारंगल में हुई, काम्पिल्ली में हुई। ठीक है। फिर वेस्ट बंगाल में हुई, अवध में हुई, गुजरात एंड सिंध में हुई, हर जगह रिबेलियन। ठीक है। बंगाल बंगाल में बंगाल मवार वारंगल कंपिल्ली, बंगाल मवार वारंगल कंपिल्ली, वेस्ट बंगाल अवध गुजरात सिंध, तो वेस्ट बंगाल अवध गुजरात सिंध। क्या ये खुद ही भाग रहा था हिमसेल्फ डेस्ड, ना कि अकबर की तरह ना। ये हिमसेल्फ डेस्ड हेयर एंड देयर, इसने अपनी आर्मी वॉर्न आउट कर दी। जब ये साउथ के रिबेलियन पे था वहाँ पे एक प्लेग ब्रोक आउट हो गई जिसके कारण 2/3 ऑफ इस आर्मी पेरिश हो गई। ये एक ऐसा ब्लो था जिससे एमबीडी का भी रिकवर ही नहीं कर पाया। एज सून एज ही रिटर्न, उसके जो हरिहर बुक्का जो अपना विजयनगर एम्पायर स्टेब्लिश करेंगे ना उन्होंने रिबेल कर दिया साउथ में। अपना डेक्कन के इलाके में जो प्रिंसिपैलिटी नियर दौलताबाद थी वहाँ ब्राह्मणी एम्पायर, ठीक है, फॉरेन नोबल्स की मदद से ब्रह्मानी एम्पायर का राइज होना शुरू हो गया। बंगाल भी इंडिपेंडेंट बन गया। बहुत ही डिफिकल्टीज के साथ वो क्वेल कर पाया रिबेलियन अवध गुजरात और सिंध के इलाके में। ठीक है। ये अपनी मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही है और ये हर जगह खुद ही भाग रहा है। अब फिरोज शाह तुगलक की रेन देखते हैं। इसने क्या पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट अपनाई आर्मी नॉबल्स आर्मी थियोलॉजियन सब के लिए। ठीक है। इसने असर्ट करी अथॉरिटी ओवर सच एरिया जो कि इजीली एडमिनिस्ट्रेबल हो ना दिल्ली सल्तनत से। इवन देन जो एम्पायर था ना वो अलाउद्दीन के टाइम, अर्ली टाइम जितना ही बड़ा था। इसने कोई अटेम्प्ट ही नहीं करा रीअसर्ट करने की ना अथॉरिटी साउथ इंडिया या डेक्कन पे।
ईस्ट के अंदर अपना फिरोज शाह तुगलक ने 2 कैंपेन करे बंगाल के अंदर, बट दोनों ही अनसक्सेसफुल रहे। कैंपेन करा उड़ीसा में जाजनगर रूलर्स के साथ, ठीक है, और वहाँ पे क्या टेम्पल्स को डेसिक्रेट करा, प्लंडर करा, बट अनेक्स नहीं करा क्योंकि वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेबल उसे लग नहीं रहे होंगे। वेस्ट के अंदर भी उसने कैंपेन करा, कांगड़ा इन पंजाब हिल्स, ठीक है। लॉन्गेस्ट कैंपेन अगर गुजरात एंड भट्टाज रिबेलियन के अंदर लॉन्गेस्ट कैंपेन उन्होंने करा। जो पॉलिसी ऑफ मेकिंग इक्ता एंड ऑफिस हेरिडिटरी, व्हेन अ नोबल डाइड, ठीक है, तो उसके जो बेटे थे वो सक्सीड कर रहे थे उसकी पोजीशन को, इंक्लूडिंग उसका इक्ता। अगर कोई सन नहीं है तो उसके सन इन लॉ या फिर स्लेव्स ये इक्ता को वो कर रहे थे सक्सीड। दूसरा, तो एक तो इक्ता एंड ऑफिस को हेरिडिटरी बना दिया और एबॉलिश कर दिया टॉर्चरिंग नॉबल्स एंड ऑफिशियल इफ एनी बैलेंस फाउंड अगेंस्ट देम। ऑडिट में ना तो वो टॉर्चर नहीं करते थे, तो इससे नॉबल्स भी जो पीस पे हो गए और इसने कोई रिबेलियन नहीं करा एक्सेप्ट गुजरात और थट्टा के अलावा, बाकी कहीं नॉबल्स ने रिबेल नहीं करा। और इसने पीस प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटरी टू आर्मी भी एक्सटेंड कर दिया। कुछ कुछ गलतियां ये करता जा रहा है इक्ता, ऑफिस को हायरार्की, फिर नॉबल्स को कंट्रोल में न रखना, फिर ये अपना हेरिडिटरी आर्मी में भी ले आना। सोल्जर्स अब कैश में पे नहीं करे जा रहे थे क्योंकि इतनी सुल्तान की औकात ही नहीं रही होती, बट असाइनमेंट से लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स उन्हें दिए जाते थे, पर ये सोल्जर्स को पसंद नहीं आता था बिकॉज इसके लिए उन्होंने छुट्टी लेनी पड़ती थी या फिर किसी को ना किसी मिडल मैन को बोलना पड़ता था कि तुम पैसे कलेक्ट कर देना, तो ये एक हेडेक ही थी। एवरी मिलिट्री मतलब इंटायर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का लैक्स हो गया। सोल्जर जो थे वो यूजलेस हॉर्सेस को मस्टर कर रहे थे क्लर्क्स को ब्राइब करके ना। जो फिरोज ने क्लेम करा कि वो ट्रू मुस्लिम किंग है, ठीक है, और उसने बोला कि जो स्टेट है वो ट्रूली इस्लामिक स्टेट है। इल्तुतमिश ऑनवर्ड क्या, और स्पेशली अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में तो जो तुर्किश रूलर्स थे ना उन्होंने थियोलॉजियंस को स्टेट पॉलिसी डिक्टेट नहीं करनी थी, ठीक है। दे वेज्ड जिहाद वेज करते थे जब उन्हें किसी हिंदू रूलर्स के खिलाफ, मतलब वो सेंटिमेंट्स बस यूज कर रहे थे, ठीक है। टू सेटिस्फाई थियोलॉजियंस उनको हाई ऑफिस में अपॉइंट तो कर लेते थे बट पॉलिसी डिक्टेट नहीं करने देते थे। जुडिशियरी और एजुकेशनल सिस्टम जो था रिमेन्ड विद देम, ठीक है, डिस्पाइट आउटर अपीयरेंस जो थी ना, फिरोज ने भी फॉलो करी यही पॉलिसी ऑफ द प्रेडिसेसर्स, ठीक है, फॉलो करी इस मामले में, बट गेव मेनी इंपॉर्टेंट कंसेशंस टू थियोलॉजियंस, जैसे कि ट्राइड बैनिंग प्रैक्टिसेस जो कि अन इस्लामिक मानी जाती थी, और प्रिहिप्ट मुस्लिम, जैसे कि मुस्लिम वुमेन्स को ना दरगाह सेंट की ग्रेव्स पे जाके वर्शिप करना अलाउड नहीं था। फिर अपना परसिक्यूट करा बहुत सारे मुस्लिम सेक्ट्स को, ठीक है, जो हेरेटिकल कंसीडर करे जाते थे। जिजिया एज अ सेपरेट टैक्स बनाया, ठीक है, एंड रिफ्यूज करा टू एग्जेम्प्ट ब्राह्मणस फ्रॉम ए पेमेंट, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू ट्रांसलेट हिंदू रिलीजियस वर्क। ये पहला ऐसा रूलर था जिसने ट्रांसलेट करा हिंदू के रिलीजियस वर्क को संस्कृत से पर्शियन में, सो एज टू अंडरस्टैंड हिंदू के आइडियाज़ को तो समझे और इनकी प्रैक्टिसेस को सब समझे। काफ़ी सारी किताबें, म्यूज़िक, मेडिसन, मैथमेटिक्स वो भी ट्रांसलेट करी संस्कृत से पर्शियन के बीच में। अब कुछ तो कर नहीं रहा, एक्सपेंड कर नहीं रहा, केवल उन्हीं एरियाज पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है जो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेबल है, तो कुछ तो और करेगा ही, तो बुक्स ट्रांसलेट करवा दी। फिरोज के काफ़ी सारे ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स भी उसने लिए, जैसे कि उसने इनह्यूमन पनिशमेंट्स को ना, जैसे कटिंग ऑफ हैंड, फीट, नोज एक्सेट्रा, उसको बंद करवा दिया, ठीक है। थेफ्ट के लिए और पिटी ऑफेंसेस के लिए भी इतनी भारी पनिशमेंट दी जाती थी। उसने हॉस्पिटल सेटअप करे फ्री ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर्स के लिए, और ऑर्डर करा कोतवाल को कि अनएम्प्लॉयड पर्सनस की ना एक लिस्ट बनाओ। उसने डॉटर्स ऑफ द पुअर जो थी उनकी डाउरीज देता था। लाइकली ये जो सारे मेजर्स थे ना, ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स, ये जो मुस्लिम्स की अच्छी फैमिलीज थी बट अभी रूइंस में है उनके लिए होंगी। फिर प्रिंसिपल ऑफ बेनिवोलेंस फॉलो करता था ये, कि वो उसका कहना था कि स्टेट केवल पनिश करने के लिए या टैक्स कलेक्ट करने के लिए नहीं है,
बट स्टेट इज़ अ बेनिवोलेंट इंस्टीट्यूशन जिसको अपने सब्जेक्ट के आफ्टर लुकआउट करना चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उसने एक लार्ज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट सेटअप किया जो बिल्डिंग प्रोग्राम देखता था। उसने रिपेयर करा, डक कैनाल्स करे। एक लॉन्गेस्ट वॉज 200 किलोमीटर लंबा कैनाल उसने बनाया सतलज से हंसी के बीच में, ठीक है। दूसरा अनदर फ्रॉम यमुना, जो इरिगेशन वाटर था वो नए नए टाउन्स में जा रहा था, जैसे हिसार में, फिरोज़ाबाद में, ठीक है। फिरोज जो था ना, उसने ग्रेजुअली 1.8 लाख स्लेव्स गैदर कर लिए। सम पोस्टेड इन रॉयल वर्कशॉप, कारखानाज में कुछ पोस्ट करे। सम एज कॉप्स ऑफ सोल्जर्स, जो डायरेक्टली ये सब जो स्लेव्स थे ना वो सुल्तान पे डायरेक्टली डिपेंड करते थे, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द इंटरेस्ट ग्रुप बन गया। जैसे 1388 में अपना इसकी डेथ होती है ना फिरोज की, तो सुल्तान मोहम्मद जो फिरोज का बेटा है वो एबल टू स्टेबलाइज हिज पोजीशन स्लेव्स की मदद से ही। बट पहला काम ही उसने करा कि स्लेव्स की पावर को तोड़ना गद्दी पे आते ही। नीदर ही नॉर हिज सक्सेसर नसीरुद्दीन मोहम्मद कुड एबल टू कंट्रोल एम्बिशियस नॉबल्स को कंट्रोल नहीं कर पाए, या जो राजा थे ना जो इंडिपेंडेंट असर्ट करते थे उनको कंट्रोल नहीं कर पाए। जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे वो इंडिपेंडेंट बनने लगे एंड ग्रेजुअली जो सुल्तान ऑफ दिल्ली था ना वो एक छोटे से एरिया में दिल्ली के आसपास कन्फाइन हो गया। अब दिल्ली सल्तनत की वीकनेस क्या क्या रही? मेड वर्स बाय तैमूर इन्वेजन। 1398 में जो इन्वेजन हुई ना उसने वो वर्स कर दी। तैमूर ने अपनी कॉन्केस्ट स्टार्ट करी 1370 के अंदर एंड ग्रेजुअली इंटायर ट्रैक्ट जो था ना सीरिया से ट्रांसऑक्सिनिया तक और साउथ रशिया से लेके इंडस तक वो तैमूर के अंदर आ गया। तैमूर की आर्मी मर्सिलेसली ट्रैक करती थी, प्लंडर कर रही थी मेनी टाउन्स इंक्लूडिंग दिल्ली भी उन्होंने करा। उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ इंडियन आर्टिशंस, मैसन, स्टोन अपना स्टोन कटर्स, कारपेंटर्स, इनको लिया। दे हेल्प्ड हिम पुटिंग अप फाइन बिल्डिंग्स अपनी समरकंद जो उनकी कैपिटल थी ना वहाँ पे। इट मार्क्स एंड ऑफ स्ट्रगल ऑफ दिल्ली सुल्तान, एंड ऑफ स्ट्रॉन्ग रूल ऑफ दिल्ली सुल्तान। तुगलक जो थे वो तुगलक पर लिंगर ऑन करे 1412 तक। दिल्ली सल्तनत जो थी वो डिसइंटीग्रेट हुई क्यों पर? सम परसिस्टेंट प्रॉब्लम थी मेडिवल टाइम्स की, जैसे मोनार्च के नॉबल्स के बीच में रिलेशंस। दूसरा, लोकल रूलर्स और जमींदार्स के साथ जो कन्फ्लिक्ट होते थे, और जो रीजनल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स भी थे। अब इंडिविजुअल रूलर्स ने कोप करने की कोशिश करी अपने अलग तरीके से, बट कोई भी ये जो फंडामेंटल चेंजेस सोसाइटी में नहीं ला पाया जो कि पेरिनियल हो। इंडिविजुअल रूलर्स ने अपने तरीके से कोप अप करने की कोशिश करी। फिरोज जो था वॉज एबल टू कंटेन चेन रिएक्शन, ठीक है, जो ओवर एक्सटेंशन ऑफ एम्पायर के कारण हुई थी। उसके जो रिफॉर्म्स थे, पर उसने नोबल्स को अपीज करना, उलमास को, सोल्जर्स को उसने वीकन कर दिया सेंट्रल एडमिनिस्ट्री, ठीक है।